हेलो बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 6 साइंस विषय रहेगा इसमें। और लेसन रहेगा 3 तंतु से वस्त्र तक। तो इस लेसन में हम वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्र कैसे बनते हैं और किस तरह के वस्त्र होते हैं, तो इस लेसन में ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और घंटी के बटन को दबाना है ताकि सभी वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तंतु से वस्त्र तक। तो इस लेसन को हम एनसीईआरटी की बुक में समझेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक है ये, इसमें तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी कपड़े की दुकान में जाएं, हम अगर किसी कपड़े की दुकान में जाएं तो हमें वहां पर बहुत किस्म के कपड़े मिल जाते हैं। तो किस तरह के कपड़े मिलते हैं हमें, जैसे वहां कोई कंबल भी मिलेगा, कहीं बेड शीट होती है, कहीं बिछाई होती है, कहीं रिजाई होती है और कहीं पायदान होते हैं, कहीं अलग अलग तरह की चादरें होती हैं। और जिस कपड़े के हम वस्त्र सिलवाते हैं वो भी अनेक प्रकार के हमें मिल जाते हैं। तो अब ये वस्त्र जो होते हैं ये अलग अलग किस्म के क्या है, क्यों है और कैसे बनते हैं ये, तो इसके बारे में हम देखते हैं इस लेसन में। तो इसमें जैसे हमारे पास कंबल, पर्दे, तौलिए, झाड़न आदि भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहां तक कि उनके अपने बस्ते, बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने होते हैं। यानी जो कपड़े जिस बोरों में वस्त्रों में आते हैं वो भी अलग तरह के कपड़ों में से बने होते हैं। तो अब आप इन सभी वस्त्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें। वस्त्रों में विविधता। वस्त्रों में विविधता का मतलब है, इसमें आप देखो किसी कपड़े की दर्जी की दुकान पे जाइए, तो दर्जी की दुकान का अगर हम भ्रमण करते हैं, कभी कपड़े सिलने वाला होता है जो टेलर, तो अगर उसकी दुकान में जाएं तो हमारे पास सिलाई के बाद कपड़े की कतरन इकट्ठी करें। या कई बार गांव में लेडीज होती हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, जो वो कपड़े घर पे सिल लेती हैं और उनके कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं। तो वो टुकड़े जो होते हैं, उन टुकड़ों को आप कतरन जो होती है वो इकट्ठी कर सकते हो और उनको आप छू कर देखें, स्पर्श करके देखें, या अपने माता से, पिता से या भाई बंधु जो भी बड़े होते हैं या दर्जी है जो, उससे आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कपड़ा किस टाइप का है। तो उनसे पूछकर आपको पता चलेगा कि कोई कपड़ा सूती भी हो सकता है, रेशमी भी हो सकता है, ऊनी भी हो सकता है, संश्लिष्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आपने क्या करना है, अलग अलग तरह के कपड़े इकट्ठे करने हैं और एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें एक सूती कपड़ा होगा, रेशमी होगा, ऊनी होगा, संश्लिष्ट होगा और उनके ऊपर आपने लेबलिंग करना है, उनके ऊपर नाम लिखना है, भाई ये सूती है कपड़ा, ये इस तरह से है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्रियाकलाप क्या करना है, इसमें हम सूती कपड़े का एक टुकड़ा लेंगे, कोई भी सूती कपड़ा ले लेंगे और उसका एक टुकड़ा लेंगे। ठीक है। और उसके एक सिरे को ढीला धागा या धागा ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको इस चित्र में दिखाऊंगा मैं आगे। तो इसमें क्या है, जैसे ये कपड़े का टुकड़ा है, सूती कपड़े का टुकड़ा लिया इसने और इसमें से एक धागा यानी कई धागे खींचे इसने। ठीक है। तो कपड़े से
कई धागे और तंतु खींचना। तो जब हम धागे से ये कपड़े से धागे खींचते हैं तो क्या होगा उसमें, तो यदि धागा दिखाई न दो तो आप पिन या सुई की सहायता से भी कपड़े को धीरे धीरे कपड़े में से एक लड़ी खींच सकते हैं। और इसे आप देख सकते हो कि वस्त्र कैसे बना है। इसमें काफी सारे धागे ऐसे लाइन में लगे हुए हैं और इस तरह की लाइनों में लगे हुए हैं जैसे आप चित्र में देख रहे हो। तो धागे इस तरह से भी हैं और इस तरह से भी हैं। तो ये धागे जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे कपड़ा बनता है। लेकिन ये धागे कैसे बनते हैं और किससे बनते हैं, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे धागा जब हम सुई में पिरोते हैं, सुई में धागा डालते हैं, तो आपने देखा होगा धागे का आगे का सिरा जो है उसमें से बारीक बारीक से लड़ियां जो है वो अलग हो जाती हैं, जिससे कई बार धागा सुई में नहीं जाता। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस पे थूक वगैरह या पानी का गीला कपड़ा, गीला हाथ लगा लेते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और धागा डल जाता है। तो अब सुई में, अब धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां और भी अधिक पतली लड़ियों में विभाजित होती हैं, जिसे हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु। यानी वस्त्र जो है धागों से मिलकर बनता है और धागा जो है तंतुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो तंतु किसे कहते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में अभी दिखाता हूं। जैसे हमारे पास ये रुई है। अब रुई में ये जो आप हल्के हल्के से देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, तंतु है। और तंतु को जब हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, इकट्ठा कर देते हैं इसको, तो इससे धागों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैं हाथ के साथ आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन यही काम हम मशीनों के द्वारा करते हैं फैक्ट्रियों में, तो जिससे हम इस तरह से धागे का निर्माण कर देते हैं। और धागे में के अंदर जो बारीक बारीक से ये है, इन्हें हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, तंतु। ठीक है, तो तंतु से मिलकर धागा बनता है, तंतु से ये धागा बना और धागे से कपड़ा बनता है। ठीक है, और कपड़े से हमारे जो वस्त्र होते हैं हम पहनते हैं वो बनते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे, धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां जिनसे मिलकर धागा बना होता है उन्हें तंतु कहते हैं। ठीक है, तो वस्त्र या धागे से मिलकर, वस्त्र जो है धागों से मिलकर बनता है और धागे जो है तंतुओं से मिलकर बनते हैं। अब जो तंतु होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं तंतु, तो तंतु की परिभाषा आपने यहां से देनी है, जिन पतली लड़ियों से मिलकर धागा बना होता है उसे हम तंतु कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे है, तंतु भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक तंतु और एक होता है कृत्रिम तंतु। तो अभी हम प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी जो तंतु या जो रेशे हमें जंतुओं से या पेड़ पौधों से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कौन से तंतु कहते हैं उन्हें, प्राकृतिक तंतु। तो कुछ वस्त्र है जैसे सूती कपड़ा है या जूट होता है या रेशमी कपड़ा होता है, ऊन होती है, तो ये हमें पौधों और जंतुओं से मिलते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई और जूट जो है, रुई आपको ये दिखाई दे रही होगी, रुई मेरे हाथ में है। और जूट होता है, जूट जिसे हम पटसन कहते हैं,
तो ये भी आपने जरूर देखा होगा। ये बोरियों में होती है, जिसे सूतली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है जूट या पटसन। तो ये दो तरह के रेशे जो हैं, ये भी पौधों से मिलता है हमें, रुई भी पौधों से मिलती है, और पटसन भी हमें पौधों से मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों हमें कहा किससे मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं, इसलिए हमें इन्हें पादप प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और कुछ तंतु हैं, जैसे हमारे पास ऊन है, ऊनी कपड़े डालते हैं हम सर्दियों में, जिसकी हम टोपी भी बना लेते हैं, स्वेटर भी बनाते हैं, और वो भेड़ बकरियों से मिलते हैं हमें। या रेशम है, रेशम के कपड़े बनते हैं जो हमें जंतु से मिलते हैं, रेशम के कीट से मिलते हैं। तो इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। तो उसके बाद हम हमें ये तंतु जैसे खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी प्राप्त होते हैं तंतु। और रेशमी तंतु जो है, रेशम के कीट कोकून से खींचा जाता है। यानी रेशम का जो तंतु है, वो रेशमी कीट के कोकून से हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको पूछूंगा बाद में, तो आप अच्छी तरह से इसको समझें। तो हजारों वर्षों तक वस्त्र का निर्माण जो है हाथों से या प्राकृतिक तंतुओं से ही होता रहा है, लेकिन पिछले 100 वर्षों से रासायनिक पदार्थों द्वारा, जिनका प्राकृतिक स्रोत पादप है, जंतु नहीं है, उन तंतुओं से भी हम बहुत सारे धागे बनाते हैं, जिन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? ऐसे तंतु जो हम रासायनिक पदार्थों के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाते हैं, उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे इसमें पॉलिएस्टर है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है, संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। नाइलॉन में तो आपकी जुराबें होती हैं, ज्यादातर नाइलॉन की बनी होती हैं। या जैसे आपके जो बैग होता है, बैग के यहाँ पे पट्टे होते हैं बने हुए। ठीक है, बैग की जो पट्टियां होती हैं जिससे हम बाजुओं में डालते हैं, वो भी नाइलॉन के बने होते हैं। पॉलिएस्टर कपड़े होते हैं, और तो ये काफी मजबूत होते हैं, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? ऐसे तंतु जो फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रुई के बारे में, रुई हमें कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है? तो आपने जो रुई है, रुई के बारे में मैंने अभी दिखाई दिया आपको। रुई, ये रुई है जैसे, तो रुई हमें कहाँ से मिलती है और ये कैसे प्राप्त होती है? तो रुई जो है हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे चित्र भी है इसमें, आप नीचे चित्र देखें इधर साइड में, तो इसको भी पढ़ें। जो रुई कपास होता है, कपास के पौधे होते हैं जो, उनसे ही रुई मिलती है हमें। तो रुई कहाँ से आती है? इसे हम खेतों में इसे उगाया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ उगाया जाता है? खेतों में। और ये कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां मिट्टी काली होती है और जलवायु जो है उष्ण होती है, गर्म होती है। ठीक है, और ये कुछ राज्य हैं जहां पे ये उगाई जाती हैं। पहले यहाँ हरियाणा में भी उगाई जाती थी। तो जब हम छोटे थे तो हमने खेतों में भी इसको उगते हुए देखा है अपने, तो इसलिए हमें इसके बारे में पता है। तो हमारे देश में कपास की खेती की जाती है। तो कपास की खेती जो है, कपास पादप के फल, कपास गोलक जो होते हैं, वो नींबू के जितने होते हैं। जैसे नींबू होते हैं ना, तो नींबू के साइज के उनके गोलक लग जाते हैं जैसे पौधों पे। फिर धीरे धीरे वो पक के फट जाते हैं, खुल जाते हैं, और उनके अंदर से रुई इस तरह से आ जाती है उनके ऊपर बाहर। ठीक है, फिर उसको, रुई को पौधों से ऐसे अलग कर लेते हैं, और इस रुई के अंदर एक बीज भी होता है।
जिसे हम बिनोला बोलते हैं। इसका कपास का बीज होता है वो फिर उनको बीजों को इससे रुई से अलग कर लेते हैं, तो उसे कपास का ओटना कहलाते हैं। तो इसको देख लेते हैं आगे क्या है। तो इसमें है लगभग नींबू के साइज के होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें आपके पास है, नीचे चित्र देखो, ये कपास गोलक किसके आकार के होते हैं, नींबू के आकार के होते हैं। और पूर्ण परिपक्व यानी पूरे पक जाने के बाद बीज टूटकर खुल जाता है और कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। यानी कपास के जो तंतु हैं, यानी जो रुई है उसके अंदर बीच में बिनोले होते हैं, जो कपास के बीज होते हैं उनको हम देख सकते हैं। और इन पौधों से हम कपास को चुन लेते हैं हाथ के द्वारा, ठीक है। तो जब पूरा खेत खिल जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे खेत इन पौधों के ऊपर बर्फ गिर गई है। तो जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, तो इसमें देखो ये कपास के पौधे हैं सभी, और ये जो आप देख रहे हो ये रुई है, और इसके अंदर ही बिनोला है। तो इसको हाथ के साथ हम इसको अलग कर लेते हैं, खेत में जाके लेबर लगा के इसको हाथ के साथ ही हटाते हैं, हस्त चयन विधि कहते हैं जिसे। तो ये कपास का खेत है, ठीक है। और फिर जब हमारे पास ये आ जाते हैं हाथ में, इसको इकट्ठा करके बाहर ले आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कपास के जो बाल हैं, यानी ये कपास के जो बॉल वो होते हैं, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं सारे। तो इसमें कपास के बोल को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, और उसके पश्चात जो है कपास से बीजों को कंकतन द्वारा अलग कर लिया जाता है। कंकतन होता है, जैसे हमारे पास ये चित्र है, चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो हाथ में ले रहा है ये, तो ये कंकतन है, औजार का नाम है ये। और इस क्रिया को कपास का ओटना कहलाते हैं। पारंपरिक ढंग से ये कपास जो है हाथों से ओटी जाती थी पहले पुराने समय में, हाथों के साथ ही उसको अलग करते थे। लेकिन आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों के द्वारा भी हम कपास को बीजों से अलग कर लेते हैं, रुई को बीजों से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो कपास का ओटना क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जिसमें हम रुई को कपास के बीजों से अलग करते हैं उसे कपास का ओटना कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जूट या पटसन। तो पटसन या जूट, पटसन का पौधा जो है आप देख रहे हो यहाँ चित्र में, तो ये आपको दिखाई देता है। ये भारत के खेतों में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो पटसन की खेती कहाँ की जाती है बच्चों, इसकी खेती की जाती है भारत के जैसे हमारे पास है ये पश्चिमी बंगाल है, कहाँ कहाँ, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ठीक है। तो ये असम में, इनमें ज्यादा पटसन उगाया जाता है, और ये वर्षा ऋतु में होती है। ये कौन सी ऋतु में होती है, ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो पटसन का पौधा, पटसन का पौधा देख रहे हैं सभी बच्चे। तो ये इसमें क्या होता है, जब ये पौधा तैयार हो जाता है खेतों में तो इसको काट लेते हैं, और फसल की कटाई के पश्चात जो है तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के रख दिया जाता है। तो जैसे गाँव में हमने भी देखा है इसको। तो जब हम क्या करते थे, इसको काट देते थे, जब छोटे छोटे थे हम, उस समय हमारे बुजुर्ग व्यक्ति इसको खेतों से काट के लाते थे और इसके गट्ठर बना लेते थे, और उन गट्ठरों को वो पानी, ये तालाब में, गांव के तालाब होते हैं जो, उनमें एक किनारे पर उनको पानी के अंदर डुबो के रख देते थे, और उसके ऊपर ना उनके ऊपर कोई वजन रख देते थे ताकि ये पानी के ऊपर बाहर ना तैरें, और ये पानी के अंदर ही डूबे रहे। और ये 15 से 20 दिन तक वो पानी के अंदर डुबो के रखते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो इनका ये तना है, तने के ऊपर जो छिलका होता है पेड़ का, पेड़ के तने के ऊपर छिलका होता है, तो वो गल जाता था। तो वो जब गल सड़ जाता था तो उसके तने के ऊपर से
उसको छील लेते थे, तो आसानी से छिल जाता था वो। और फिर उसको क्या करते थे, उससे हमें पटसन के तंतु मिल जाते थे। तो उस छिलके को वो धोते थे अच्छी तरह से, फिर धूप में सुखा लेते थे, और फिर वो एक तंतु का काम करते थे। फिर उन तंतुओं से, जैसे मेरे पास ये है, तो ये इस तरह के तंतु हमें मिल जाते थे, जैसे आप देख रहे हो ये। तो ये उन पौधों से ये इस तरह के तंतु हमें मिल जाते थे, और फिर उन तंतुओं से ये इस तरह के, इसको ऐंठते थे गोल गोल करके, और इसके धागे बना लेते थे। इस तरह से धागे बनाए, और इन धागों से फिर बोरियां बना लेते हैं जैसे, या बैग बना लेते हैं, मैट बना लेते हैं, या टाट भी होते हैं स्कूलों में बच्चों के नीचे, तो वो बना लेते हैं, दरियां बना लेते हैं। तो ये सभी पटसन होते हैं। ठीक है। तो वस्त्र बनाने से पहले जो धागे होते हैं, धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये पटसन का पौधा आपको दिखाई दे रहा है, और इस तरह से हमें पटसन मिल जाता है। ठीक है बच्चों। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। तो पटसन के जो भी धागे होते हैं उनसे हम, अब ये देखो इसमें आपके पास है, तो कताई देख लेते हैं। अब हम कताई कैसे करते हैं। तो कताई करने के लिए सूती धागे की कताई, यानी सूती धागे से हम कैसे कताई करते हैं, सूती धागे को कैसे बनाते हैं, तो आपके पास ऊपर चित्र में भी दिखाया गया है ये। ठीक है। तो ये देखो धागे, ये रुई हाथ में लेके ये धागा बना रहा है। तो इसमें क्रियाकलाप है ये, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो एक हाथ में हम क्या करते हैं, कुछ रुई ले लेते हैं। ठीक है। तो रुई के धागे को थोड़ा थोड़ा खींचते हैं ऐसे, थोड़ा खींचे। ठीक है। थोड़ा खींचिए और इसको ऐसे गोल गोल एंठल कर दिए, घुमा दीजिए। फिर इसको खींचिए और इसको घुमा दीजिए ऐसे। ठीक है। तो इस तरह से खींचना है और घुमाना है, खींचना है और घुमाना है। तो इस तरह से इससे हमें ये इस तरह के धागे हमें मिल जाते हैं। तो जैसे आपके पास ये धागा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई। यानी रेशे जो है, तंतु है जो, इससे जब हम धागा बना लेते हैं, तो ये इसमें यही है, एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच कुछ रुई चुटकी भरिए, और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर खींचिए, और रेशों को ऐसे लगातार ऐंठते रहें। ऐंठते का मतलब उसको हमें ऐंठना है, ताकि जो रेशे हैं वो पास पास आ जाएं और धागे का रूप ले लें। फिर उसके बाद रेशों को धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की क्रिया को क्या हम बोलते हैं, कताई। तो ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। ठीक है। तो धागा बनाने की, पहले हमारे पास एक तकली होती थी, हाथ से बनाते थे जब धागा। तो ये हमारे पास तकली है, देखो इधर। तो इसमें यहाँ पे एक अलग से कुछ छेद सा होता था, इसमें रुई फंस जाती थी, और इसको हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे, तो धागा और खींचते रहते थे, और इससे धागा बन जाता था। इसे तकली बोलते थे। और इससे हम हाथ के द्वारा जो है धागा बनाते थे। लेकिन उसके बाद एक और धागा जो बनाने की है, उसे चरखा बोलते हैं। चरखे का उपयोग जो है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में किया था, और उसने हाथ से बने हुए वस्त्रों को पहनने के लिए लोगों को जागृत किया, कि भाई अंग्रेजों वाले वस्त्र नहीं डालने हमने, हम अपने हाथ से चरखे के द्वारा वस्त्र बनाएंगे और वो ही डालेंगे। और जिससे खादी के वस्त्र बनाते थे वो। और भारत सरकार ने 1956 में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक खादी ग्राम उद्योग विभाग बनाया। ठीक है। तो इस संगठन को भारत सरकार ने बनाया,
1956 में। ठीक है, कब बनाया था? 1956 में बनाया। और देख लेते हैं चलो इसको एक बार फिर। 1956 में इसको बनाया था भारत सरकार ने, खादी एवं ग्राम उद्योग। और अब भी ये खादी उद्योग है जिससे खादी के कपड़े मिलते हैं हमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको क्या करना है, लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।